हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। चुनाव प्रक्रिया भारत में कैसे होती है। देखिए, चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत में चुनाव की क्या पद्धति अपनाई जाती है। कहते हैं भारत में चुनाव कानून और निर्धारित विधि से होते हैं, जिसके लिए कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहली प्रक्रिया तो यही होता है हमारे समक्ष कि चुनाव की अधिसूची जारी करना। देखिए, सरकारी तौर पर चुनाव की प्रक्रिया तब आरंभ होती है जब चुनाव आयोग की सिफारिश पर लोकसभा के मामलों में राष्ट्रपति और विधानसभा के मामलों में राज्यपाल चुनाव की जो है अधिसूची जारी करता है। उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जमा करने के लिए 7 दिन दिए जाते हैं और अधिसूचना जारी होने के बाद रविवार को छोड़कर 7वां दिन अंतिम दिन होता है। नामांकन पत्रों के जो है जांच साधारणतः नामांकन भरने के अंतिम तिथि के बाद ही होती है। उम्मीदवार पत्रों के जांच के बारे में दूसरे दिन अपना नाम वापस ले सकता है। चुनाव नामांकन वापस लेने के बाद के 20 दिन से पहले नहीं होता है। तो ये भी एक प्रावधान किया गया है। अगर हम अगली पॉइंट की बात करें तो नामांकन भरने की विषय होती है। देखिए, दूसरी बात यही आता है कि हम नामांकन कैसे भरें। कहते हैं चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को एक निर्धारित जो है प्रण पत्र भरना होता है, जिसमें उसे अपना नाम, आयु, डाक का पता और मतदाता सूची में अपना क्रमांक लिखना होता है। प्रत्याशी के नामांकन पत्र को प्रस्तावित तथा समर्थित किन्हीं 2 मतदाताओं जो कि उसी चुनाव में पंजीकृत हों द्वारा किया जाना आवश्यक भी होता है। प्रत्येक प्रत्याशी को शपथ भी लेना होती है और इसके पश्चात नामांकन पत्र को जो है रिटर्न अधिकारी के पास जमा भी कराना होता है। तो ये नामांकन पत्र भरना, इसमें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो आता है तीसरा पॉइंट, जिसमें सुरक्षा राशि की बात की जा रही है। देखिए, जमानत राशि भी जमा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने कभी कभी सुना होगा टीवी पे कि जमानत राशि भी जब्त हो गई, तो इसका क्या अर्थ हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, जमानत जब्त होने का क्या मतलब होता है। जमानत जब्त का मतलब ये होता है कि जो राशि आपने सिक्योरिटी के रूप में दिया था वो आपको प्राप्त दोबारा नहीं होगा, क्योंकि आपको इलेक्शन में बहुत ही कम वोट प्राप्त हुआ है। तो इसका भी जानना जरूरी है, कितना वोट मिलना जरूरी होता है। कहते हैं प्रत्येक उम्मीदवार के नामांकन पत्र भरते समय एक सुरक्षा राशि भी जमा करवानी होती है। लोकसभा के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को 10,000 रुपये तथा विधानसभा के लिए 5,000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करानी होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा के लिए कितने 10,000 और जो विधानसभा के लिए 5,000 चुनाव की जो है राशि निश्चित की गई है। परंतु अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को लोकसभा के लिए सिर्फ 5,000 रुपया और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 2,500 रुपया ही सुरक्षा राशि जमा करानी होती है। यदि उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध मतों की 1/6 भाग नहीं मिलता है तो सुरक्षा राशि जब्त हो जाती है। देखिए, 1/6 होना जरूरी होता है। अगर आपको 1/6 मिल गया है तो आपके जो पैसा आपने भरा है वो आपको रिटर्न हो जाएगा। अगर 1/6 के नहीं मिलता है आपको तो आपके पैसे जो होंगे रिटर्न नहीं होंगे। यहाँ पर चौथी बात तो इसी बात को दर्शाता है कि चुनाव की जांच और नाम वापस लेने की क्या पद्धति होती है। कहते रिटर्न अधिकारी द्वारा प्राप्त सभी नामांकन पत्रों के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने की जांच की जाती है कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उम्मीदवार सही भी है कि नहीं। यानी सारे जो होते हैं रिटर्न अधिकारी यहाँ पर जांच पड़ताल करता है। ऐसा ही सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सभी पत्र निर्धारित विधि अनुसार भरे गए हों, अर्थात नहीं। इसके साथ जो आवश्यक जो है सुरक्षा जमानत राशि भी जमा करवा दी गई होती है। रिटर्न अधिकारी निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर नामांकन पत्र रद्द कर सकता है। देखिए, अगर आपने नामांकन पत्र भरा है तो किसी कारणवश जो होता है वो कुछ इस तरह से कारण बनते हैं जो कि रद्द हो जाता है नामांकन पत्र। पहला तो यही होगा कि यदि उम्मीदवार की आयु जो है 25 वर्ष से कम हो, यानी देखा जाए तो उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से कम होता है तो नामांकन पत्र जो है रद्द हो जाती है। यदि उसने सुरक्षा राशि जमा नहीं करवाई है तब भी जो है नामांकन पत्र रद्द हो जाती है। यदि उसके पास कोई लाभ का पद है, देखिए कोई अगर आप सरकारी पद पे हो तो आप जो है इलेक्शन लड़ने के लिए अप्लीकेबल नहीं रह जाती हो। आपको जो है सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देना अत्यंत जरूरी हो जाएगा। यदि उसका नाम देश में कहीं भी मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है, यानी आप भारत के नागरिक नहीं हो, तो आपको जो है चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। पत्रों की जांच पड़ताल के बाद के दूसरे दिन नाम वापस लेने की अंतिम दिन मानी जाती है। यदि उस दिन रविवार अथवा अवकाश हो तो उसे अगले दिन का नाम वापस लेने के लिए निश्चित कर दी जाती है।
तो ये बहुत काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है इलेक्शन में, तो ये अंतिम दिन होता है, दूसरा दिन, जहाँ पर आप अपना नाम जो है आपस ले सकते हो। अगर आप आपस नाम नहीं लोगे तो आपको इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा। उसके पश्चात जो है अगला पॉइंट है चुनाव प्रचार अभियान। देखिए, चुनाव प्रचार अभियान तभी से स्टार्ट होता है जब आप नामांकन पत्र भर देते हो। चुनाव प्रचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई उम्मीदवार मतदाताओं को किसी अन्य के स्थान पर स्वयं उसे ही मत देने के लिए प्रेरित करता है। इस अवधि में उम्मीदवार अपने क्षेत्र में यथासंभव अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने हेतु प्रभावित करने के लिए यात्रा करते हैं। ये तो आपने जनरली देखा ही होगा, उनके जो प्रचार चलता रहता है। पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग ने सभी मान्यताएं प्राप्त राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों को सरकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑल इंडिया रेडियो पर अपना प्रचार निःशुल्क कराने की सुविधा भी प्रदान की गई है। सभी राजनीतिक दलों की जो है निःशुल्क दिए जाने वाला समय चुनाव आयोग द्वारा आवंटित भी किया जाता है। चुनाव प्रचार मतदान के दिन से जो है 48 घंटे पहले रुक जाती है, यानी 48 घंटे पहले ही जब चुनाव होने वाला होता है तो प्रचार को रोक देने की प्रावधान किया गया है। चुनावी प्रक्रिया में प्रचार के अनेक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। आज के समय में सबसे पहले जनसभाएं किया जाता है, यानी बड़े बड़े आपने देखा ही होगा कि वहाँ मंत्री लोग आते हैं और अपनी भाषण जो है देते हैं और आपको लुभाने की कोशिश करते हैं। अपने चुनाव जो है घोषणा पत्र के मुख्य मुद्दे को उजागर करने वाले पर्चे भी बांटते हैं। चुनाव घोषणा पत्र आपने देखा ही होगा कि चुनाव घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्ट जो होती है वो लोग के द्वारा दी जाती है कि आपको जो है 2000 लीटर पानी फ्री मिल जाएगा, बिजली फ्री मिलेगा, आपको रोड की जो है अच्छी व्यवस्था की जाएगी, सभी सरकारी स्कूल में बच्चों को जो होगा इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होगी, सभी बच्चे जो होंगे अच्छे बन जाएंगे, क्लर्क बन जाएंगे। तो ऐसे से आपके बहुत से जो है लुभावने बातें आपसे की जाती है। आपको इवन की लैपटॉप भी दी जाएगी, आपको साइकिल भी दी जाएगी, आपको मतलब कहते हैं जितना कुछ हो सकता है वो सब कुछ आपको दिया जाएगा, सिर्फ आप एक बार उनको कुर्सी पे बैठा दीजिए। इस तरह के जो है चुनाव घोषणा पत्र में लिखी हुई हर बात होती है। आपके क्षेत्र के जो होंगे सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे, आपके रोड जो होंगे टनाटन मिलेंगे जहाँ पर एक भी पत्थर आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं ये तो तब होता है जब वो जीतते हैं तभी करते हैं, अगर नहीं जीतते हैं तो सब के सब धरा के धरा ही रह जाता है। कहते हैं सभी पार्टी इसी प्रकार के जो है लुभावने वादे करते हैं जिसमें जो होता है जनता को जो है एक तरह से देखा जाए तो दाना देने के ही बराबर ही होता है। तो ये होता है जिसके विषय में हम आगे जो है जो अगले चैप्टर में भी करेंगे, जो हम जानेंगे कि इनकी क्या क्या घोषणा पत्र में सम्मिलित होता है। तो घोषणा पत्र में सम्मिलित तो ये सारी बातें ही होती है जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, बताने का तरीका जैसे भी हो, कहते हैं आजकल इसी तरह से दी जाती है ना, कोई भी व्यक्ति जो होता है ना दुखी ही हो जाता है। आप अगर देखोगे कोई भी क्षेत्र में इनकी जो वादे होते हैं वो कभी भी पूरे नहीं होते हैं। अब पूरा होते होते वो 5 साल लगा देते हैं। जब इलेक्शन का दिन होता है तो धड़ाधड़ सब काम करवाने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी भारत के लिए विडंबना है कि ये लोग अपने कार्य जो है सुचारू रूप से नहीं करते हैं। इवन कि आपको भी इस समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैंने भी बहुत सी घटनाएं देखी जो मुझे बहुत ही अफसोस होता है। दिल तो करता है कि वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूं, लेकिन कहते हैं करना संभव नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं ये बड़े बड़े लोगों से कौन जो है 2-4 हाथ करेगा, ये संभव ही मेरे लिए नहीं है। ठीक है, कहते हैं दल की जो है प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा जो है घर घर जाकर वो निवेदन भी करते हैं। आपने देखा ही होगा जब इलेक्शन के टाइम आता है तो जो ये लोग जो होते हैं आपके घर भी पहुंच जाते हैं और आपके नमक रोटी भी खाने को तैयार हो जाते हैं। ये तो जनरली आपने देखा ही होगा, इसमें दो राय तो है नहीं। विभिन्न राजनीतिक नेताओं के भाषणों को जो है प्रसारित टीवी पर भी दिखाया जाता है और टीवी पर भी इनके जो है अच्छे भाषण को जो है लोगों तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद जो है अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक रहता है वो है जो आदर्श आचार संहिता। देखिए उनके लिए भी आचार संहिता का प्रावधान किया गया है कि वो आचार संहिता में ही अपना जो है चुनाव प्रचार करें। चुनाव प्रचार की अवधि में राजनीतिक दलों तथा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से राजनीतिक दलों की आपसी सहमति के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम जो घोषित होने के साथ यह लागू हो जाती है और आचार संहिता निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब देखिए कौन कौन से जो है आचार संहिता जो है चुनाव आयोग ने यहाँ निर्धारित किया है। तो पहली तो यही है कि राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों का प्रयोग करना नहीं चाहिए, यानी धार्मिक चीज़ों का प्रयोग करना सही नहीं होता है। लेकिन अगर आप देखोगे इलेक्शन में तो सबसे पहला तो वो धार्मिक चीज़ों का पर ही प्रहार करते हैं, यानी उनको पता है कि अगर धर्म पे उन्होंने विजय पा लिया तो इलेक्शन भी जीत लिया। तो ये लेकिन इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाया गया प्रावधान है जिसमें वो धार्मिक स्थानों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
उसके पश्चात जो है चुनाव प्रचार हेतु दिए गए भाषण विभिन्न धर्मों, जाति, भाषाएं इत्यादि संबंधित रखने वाले, विभिन्न समुदाय के बीच घृणा पैदा करने वाले नहीं होना चाहिए। देखिए, आचार संहिता में बहुत अच्छी बात बताई गई है कि घृणा पैदा करने वाला कोई भी समुदाय के लिए विचारधारा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत होता है। आपने देखा होगा कि जितने भी पार्टी होते हैं धर्म के ऊपर ही भाषण देते हैं, जाति के ऊपर ही भाषण देते हैं या भाषा के आधार पर ही भाषण देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि इनको तो कहते हैं पर्चा जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिलता है, लेकिन इसका कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलता है। चुनाव के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह भी बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चुनाव के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी सरकारी कोई भी चीज़ हो उसको इस्तेमाल करना इसमें वर्जित किया गया है। लेकिन कहते हैं ये सारी बातें जो है जो कहते हैं अधूरा सा महसूस होता है, क्योंकि इलेक्शन में जितने भी हो सकते हैं होते हैं सब सरकारी मशीनरी का ही प्रयोग कर रहे होते हैं और इसमें कोई भी उनका रोक टोक नहीं रहता है। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने इस पर आचार संहिता के रूप में जो है सरकारी मशीनरी का उपयोग के लिए जो है निषेध कर रखा है। चुनाव की तिथि घोषणा होने के बाद कोई भी नई योजनाएं घोषित नहीं की जा सकती है और कोई नई परियोजना शुरू भी नहीं किया जा सकता है। ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे चुनाव की घोषणा होती है, आप कोई भी रोड या सड़क नहीं बनवा सकते, कोई भी कार्य जो है आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये चुनाव के अंतर्गत गलत होगी, क्योंकि आप उस समय लुभा रहे होगे व्यक्तियों को। तो इसलिए चुनाव आयोग ने ये घोषणा किया है कि कोई भी परियोजना शुरू नहीं किया जा सकता या कोई भी योजना की घोषणा नहीं किया जा सकता इलेक्शन के दौरान। कोई भी जनसंचार के साधनों का जो है पक्षपातपूर्ण ढंग से जो दुरुपयोग नहीं कर सकता है, यानी जनसंचार का उपयोग करना यहाँ पर दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपने देखा ही होगा इवन इलेक्शन के टाइम कोई भी साइड आप खोलोगे वहाँ पर इलेक्शन की जो है प्रचार जरूर मिलती है। तो कहते हैं कुछ बातें जो होती हैं अधूरी होती है और कुछ बातें जो होती है सिर्फ किताबी बातें ही रह जाती है, वास्तविक चीज़ों में ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलता है। उसके पश्चात हमारा आता है जो अगली पॉइंट है खर्च की जांच पड़ताल। देखिए, इसमें चुनाव आयोग ने यह भी प्रावधान किया है कि आपको कितना खर्च करने की जरूरत पड़ता है चुनाव में। यद्यपि चुनाव आयोग सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्रांतीय दलों को अपने प्रचार के लिए जो है सीमित समय और निःशुल्क जो है सुविधाएं प्रदान करती है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि राजनीतिक दल अपने प्रचार पर कुछ खर्च नहीं करते हैं। राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपने प्रचार अभियान पर बहुत पैसा खर्च करते हैं और खर्च की गई राशि जांच करने का अधिकार चुनाव आयोग का होता है। संसदीय और विधानसभाओं के चुनाव में खर्च करने की एक निश्चित सीमा होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव परिणाम घोषणा के बाद जो है 45 दिनों में अपनी चुनावी खर्च का लेखा जोखा जमा कराना होता है। त्रुटि पाए जाने पर अथवा किसी भी उम्मीदवार द्वारा निश्चित सीमा से अधिक खर्च किए जाने पर चुनाव आयोग उचित कार्रवाई कर सकता है और जो है विजयी उम्मीदवार का अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है अथवा उनके चुनाव रद्द भी किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी बात बता दी गई है। अगर समझना आप सोचोगे समझोगे तो बहुत बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति, अगर आपने देखा होगा चुनाव में जो है पैसे जो है पानी की तरह बहाई जाती है, ये आपको भी समझ है और ये मुझे भी समझ है। आपने देखा होगा कि इवन चुनाव लड़ने के लिए लोग जो है 10 करोड़ के घर भी अपना बेच देते हैं और ये 10 करोड़ जो होते हैं रात के टाइम बांटे जाते हैं, ये आपको भी पता है। रात के टाइम जो होता है घर में उनके पेटी चली जाती है, तो ये सब आपको भी नॉलेज है। यहाँ पर चुनाव आयोग ने ये प्रावधान किया है कि अधिक से अधिक खर्च करने का जो है प्रावधान नहीं है। अगर उसमें कोई व्यक्ति अगर त्रुटि पाई गई तो उसको जो है चुनाव आयोग द्वारा जो है दंडित भी किया जा सकता है या उसका उम्मीदवारी जो है अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। अब देखिए, कोई अगर अयोग्य घोषित हो जाता है जीतने के बाद, वो भी पैसे के लिए, तो वो कौन व्यक्ति होगा जो अपना पैसा जो खर्च किया है वो पूरा ब्यौरा देगा? कोई भी नहीं देगा, क्योंकि जब इलेक्शन जीत चुका है तो उसको अधिक ब्यौरे देने के क्या अर्थ रह जाता है, क्योंकि उसने 5 साल में उसे 5 गुना तो कमा ही लेना है। तो ये भी सरकार की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से बहुत विडंबना वाली बातें हैं कि उन्होंने विजय उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर देते हैं। चलिए, अयोग्य घोषित तो आप कर देते हो तो कौन उम्मीदवार जो है अपना पूरा सच्चाई का डिटेल देगा? लेकिन अगर देखा जाए वास्तविकता में तो हर एक जनता जानती है कि ये लोग कितने पैसे बहाते हैं चुनाव में। कहते हैं चुनाव तो बड़े बड़े कंपनी से भी पैसे ली जाती है और जिसका फ़ायदा जो है उनको बाद में दी जाती है। तो कहते हैं हम लोग आंख बंद करके नहीं बैठे हुए, हम भारत के नागरिक हैं, हमें इन सब बातों की समझ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर चुनाव आयोग के जो खर्च की जांच पड़ताल करना स्वाभाविक सी बात रहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष अगला पॉइंट है मतदान, गिनती और परिणाम घोषणा करना। मतदान कराने के लिए प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में मतदान केंद्र बनाए जाते हैं और प्रत्येक
चुनाव केंद्र में जो है पीठासीन अधिकारी का अधिकार होता है और उसके अधीन कई चुनाव अधिकारी काम भी कर रहे होते हैं। मतदाता गुप्त रूप से एक कक्ष में मतदान करता है ताकि कोई अन्य व्यक्ति न जा पाए कि उसके किसके पक्ष में मतदान किया है। इसे गुप्त मतदान भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि गुप्त मतदान क्या होता है। तो आप देखोगे कि हम कोई भी मतदाता होता है वो गुप्त ही मतदान करता है। मतदान के उपयुक्त जो है मत पेटियों की जो है उम्मीदवारों के एजेंटों की उपस्थिति में सील भी किया जाता है और एजेंट यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी मतदाता को जो है मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया गया। शर्त यह है कि मतदाता निर्धारित समय सीमा में मतदान के लिए आए, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, तभी जो है मतदान कर सकता है। उसके पश्चात हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखिए ईवीएम के बारे में जानना अति रोचक होगा कि ईवीएम जो है कैसे आया और इसका क्या प्रावधान है और इससे हमें क्या जो है सुविधाएं मिल रही है। कहते हैं चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए जो है छेड़छाड़ से मुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया है। प्रत्येक मशीन में एक क्षेत्र से सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह होते हैं और एक मशीन में अधिकतम 16 उम्मीदवार के नाम आ सकते हैं। यानी एक मशीन में केवल 16 उम्मीदवार के नाम ही आते हैं। यदि संख्या जो है 16 से अधिक हो जाए, बढ़ जाए, तो एक से अधिक मशीन का उपयोग किया जा सकता है। यदि उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक हो तो जो है मत पत्र द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। मतदान को अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत देने के लिए उचित बटन दबाना होता है। जैसे ही बटन आप दबाओगे मशीन उसके बाद अपने आप बंद हो जाता है। तब दूसरे मतदान की बारी आती है। मशीन द्वारा काम करवाना आसान है और उसके प्रयोग में मत पत्रों की जो है मत पेटियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब गिनती करना बहुत आसान और तेज होती है। कहते हैं 1999 में दिल्ली लोकसभा के 7 सीटों के चुनाव के लिए वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था और बाद में विधानसभा के चुनाव में भी इसका प्रयोग किया गया। 2004 में लोकसभा चुनाव में पूरे देश में जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग किया गया। सील की गई जो है मत पेटियों अथवा मशीनों के जो है समुचित सुरक्षा के बीच मतगणना केंद्र पर लगाया जाता है। जो है मतगणना जो है रिटर्निंग अधिकारी के रेख में तथा उम्मीदवार अथवा उसके एजेंटों की उपस्थिति में की जाती है। यदि किसी मत अथवा उसकी वैधता पर कोई संदेह हो तो रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाता है। जैसे ही गिनती पूरी हो जाती है तो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। अगर आपने मत भी डाला होगा तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है कुछ इस प्रकार की दिखती है, जो कि बहुत सुविधाजनक बना दिया गया है और ये बनाना काफ़ी आसान भी और इसे इलेक्शन कराना भी काफ़ी सरल हो गया है। उसके पश्चात है पुण्य मतदान। यदि मतदान के सभी समय किसी मतदान केंद्र पर असामाजिक तत्व कब्जा कर लेते हैं तो चुनाव आयोग पूरे क्षेत्र में अथवा कुछ मतदान केंद्र पर पुण्य मतदान करने का आदेश भी दे सकता है। उसके पश्चात चुनाव रद्द करना। यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के सही ढंग से नामांकित उम्मीदवार की नामांकन की अंतिम तिथि के बाद और मतदान शुरू होने से पूर्व मृत्यु हो जाता है तो चुनाव आयोग चुनाव रद्द करने का आदेश देता है। यह केवल चुनाव स्थगन ही नहीं होता है, अतुल जो है संबंधित क्षेत्र के लिए पूरी चुनावी प्रक्रिया नामांकन से लेकर मतदान तक नए सिरे से दोहराया जाता है। दोस्तों ये चुनाव करवाने की प्रक्रिया और चुनाव में जो रूल रेगुलेशन अपनाई गई बहुत ही सुचारू और सुलझी हुई है, लेकिन फिर भी जो हमारे देश में बहुत सी गड़बड़ी होती रहती है जो आप आए दिन टीवी में देखते ही रहते हो। लेकिन फिर भी ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि कितने इंपॉर्टेंट ये सब बातें रहती है हमारे लिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो अगला टॉपिक देखना मत भूलना, जिससे और भी आपको जो है इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, इसमें से 2 बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। पहली बात यह कि दूसरे बच्चे तक भी इस वीडियो को पहुंचाना है, इसके लिए आपको जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको लगाना है। और दूसरी जो बात रहेगी वो ये रहेगी, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं होगा। इसका कारण ये होता है कि अगर मान लीजिए कि बाद में अगर आप कोई टॉपिक आपको देखना है, रिसर्च करते हो, तो वो तिरपान स्टडी सेंटर का जो है टॉपिक नहीं आएगा, वहाँ पर जो यूट्यूब में पहले से ही
मौजूद है टॉपिक वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, अगर आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करने में ही आपका फ़ायदा है। और सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, आपको जो है इसका होम पेज मिल जाएगा जहां पर त्रिपाण स्टडी सेंटर के द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो आपको नज़र आएगा। जो वीडियो आपका महत्व का है, आपके लिए ज़रूरी है, उसको सेव करके जो है आप इसको जो है अपने जो है पढ़ाई के लिए उपयोग कर सकते हो।